आप सभी का SP9 न्यूज़ में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व को लेकर तमाम राजनीतिक दल रंग में रंग चुके हैं और इसी दरमियान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जो है उसमें कई खुलासे किए हैं और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ पेश किया है इस पर हम नज़र डालेंगे। इस पर ज़्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिलाष पांडे। अभिलाष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थोड़ा प्रकाश डालें कि ये जो मैनिफेस्टो है, दोनों दलों को मैनिफेस्टो आपने देखे और पढ़े समझे, क्या कुछ लग रहा है देखने से? देखिए शशि जी, जिस तरह से आज सबसे पहले तो बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करते हैं। जैसे ही सोमवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी हुआ, ऐसा लगा कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो जाए, अगले 3 सालों का जो उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कि 2022 तक हमारा देश जो है वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। खास करके युवा वर्ग जो ख्वाब देख रहा है, जिन्हें सपने देखने के लिए हमेशा से कहा जाता लेकिन वादे करना और वादों को पूरे करने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन किसानों को लेकर एक बार फिर वही बात हुई। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की झोली भरी है। जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है, सालाना किसानों को 6,000 रुपये देने की बात कही गई है। उसके बाद कर्ज माफी की भी बात जी कर्ज माफी की बात की गई है। 1 लाख तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, तो ये सारी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें भी पता है कि किसान तभी वोट देगा या किसान आपके साथ तभी खड़ा होगा जब आप किसानों के बारे में सोचेंगे। अगर ये मैनिफेस्टो जो इनका है ये काम कर जाता है तो वाकई में हम एक आधुनिक भारत देखेंगे। लेकिन कथनी और करनी, एक कहते हैं ना कि फ़र्क होता है। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है क्या वो करनी में बदलेगी या नहीं बदलेगी। बीजेपी का जो 5 सालों का कार्यकाल रहा, इसको आपने देखा, ऑब्जर्व किया, क्या कुछ देखा? जो उसने 2014 में दावे और वायदे किए थे, क्या उस पर खड़ी उतर पाई है? चाहे वो रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, अन्य मसले, पैसों की बात हो, नोटबंदी, ये जो तमाम चीज़ें देखने को मिली है देश को, और देश की जनता जिस तरीके से परेशान रही है, कुछ एक जगहों पे सफलता भी मिली है, लोगों को कुछ नौकरियां भी मिली हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी की दावे और वायदे किए गए थे। अगर ऐसा होता तो फिर युवा वर्ग जो है वो पकौड़े नहीं बेच रहा होता ठेलों पर और रेडी पर। बिल्कुल शशि जी, जब कल घोषणा पत्र जारी हुआ था तब मेरी आपसे बात भी हो रही थी और मैंने तब भी यही बात कही थी और अब दर्शकों के सामने भी मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से एक समय था जब एक अगर कोई शख्स या युवा पढ़कर आगे निकलता है, नौकरी की तलाश में जाता है, अगर वो 25,000 डिज़र्व करता है तो उसको 25,000 मिलते थे। लेकिन आज ये समय है उसी 25,000 में 5-5 हज़ार में लोगों की भर्ती हो रही है। और जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की जो बात कही गई थी वो रोज़गार अब तक मिला नहीं है लोगों को। ऊपर से जो सबसे बड़ी मार मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे हमारी पूरी जीडीपी जो है चरमरा गई, वो थी नोटबंदी। नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ ये तो हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि जब आरबीआई ने ये बात सामने आ चुकी है कि आरबीआई ने साफ तौर पर मना किया था कि भैया आप नोटबंदी मत कीजिए। और देखिए, आप माने या ना माने, उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए आपने नोटबंदी की थी। ये बात हर कोई जानता है, जो भी राजनीतिक पंडित होगा उससे आप जिससे पूछेंगे वो यही कहेगा। दूसरी बात, आप जीएसटी लाकर लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? पिछले 5 सालों में अगर कोई पिटा है तो मध्यवर्गीय, जो आपका देश चलाता है, जो आपके देश को आगे लेकर जाता है, मध्यवर्गीय परिवार पूरी तरह से पिटे हैं। किसान पिटा है जो आपके लिए खेती और अनाज उगाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसानों की बात आखिरकार किसने की? ना ही कांग्रेस ने सुनी, ना ही भारतीय जनता पार्टी। दोनों के दावे वायदे बेमानी साबित हुए हैं, लेकिन दोनों अभी भी वायदे और दावे करने से चूक नहीं रहे। कोई कह रहा है हम पेंशन भी देंगे किसानों को, तो कोई कह रहा है कि एक बार फिर से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की बात जो कही जा रही है, जिसमें कि आप जानते होंगे कि बहुत पहले 100 दिनों के रोजगार की बात कही गई थी, लेकिन अब 150 दिनों के रोजगार की बात कही जा रही है। और मनरेगा की क्या हालत रही है, किस तरीके से दम तोड़ा है मनरेगा ने, जरा इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है। 60 साल कांग्रेस के रहे हैं और 5 साल जो ये बीजेपी ने इस वक्त निकाला है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगी शशि जी, जितना मैंने देखा है मनरेगा योजना में फिर भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। बीजेपी, देखिए 2 फ़र्क होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया उसमें ये नहीं बताया गया कि क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने ये बता दिया कि हम ये कर रहे हैं।
हम लोगों के लिए विकास के लिए या हिंदुस्तान के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन आप करेंगे कैसे ये आपने नहीं बताया। और ये चीजें चलती रह जाती हैं और कागजों पर ही योजनाएं दम तोड़ बिल्कुल, देती हैं। योजनाएं दम तोड़ती हैं। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने एटलीस्ट ये चीज़ बताई है कि उन्होंने किससे सलाह ली है। सालाना अगर 72,000 रुपए देने की बात राहुल गांधी ने करी है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भैया इस पर उन्होंने किससे सलाह ली, पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद पूरे देश भर में इस पूरी स्कीम को जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ और दिखी कि भैया आपने जो छोटे बिजनेसमैन, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको 60 साल के बाद पेंशन देने की बात कही है और वो पेंशन उन्हें मिलेगी, ये बीजेपी का कहना है। एक ये तो वही बात हुई कि जीएसटी के तहत आप पहले तो उन्हें घाव दो और उसके बाद उसी घाव पे आप मरहम लगाना शुरू कर दो, क्योंकि चुनाव आपके सर पर है। तो साफ समझ में आ रहा है जनता को भी कि भैया फायदा किसमें और नुकसान किसमें। बीजेपी ने मिडिल क्लास को भी फायदा पहुंचाने की बात की है, इसमें कितने सच्चाई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मिडिल क्लास को फ़ायदा पहुंचा अब तक तो नहीं पहुंचा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है शशि जी, क्योंकि आप ठीक है, आपने जीएसटी को हर चीज़ को एक चीज़ में इंक्लूड कर दिया। अगर आज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे अपने परिवार के साथ, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप किस चीज़ का टैक्स पे कर रही हैं। दूसरी बात क्या है कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कि नोटबंदी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिटा है, जो परेशान हुआ है, वो मध्यवर्गीय परिवार हुआ है। अगर मैं आज ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मेरी पत्नी का खर्चा है, मेरे बच्चों का खर्चा है, उनकी स्कूलिंग का खर्चा है, वो 2,000 रुपये में पर डे में नहीं हो सकता। पत्नी को घर भी चलाना है, बट बेटे की भी फीस भरनी है और आगे भी चीज़ें करनी है। उसके बावजूद जिस तरह से जीडीपी हमारी चरमराई है, पूरा बजट बिगाड़ा गया। ठीक है, आपने देश के विकास के लिए बात की, 50 दिनों की रोजगार की बात की। आज आप दिल्ली, बेंगलोर, बनारस जैसे महानगरों में बैठ के ये बात कह सकते हैं कि नहीं भैया, हमने अब 50 दिन के बाद हमने लोगों तक चीज़ें पहुंचा दी। लेकिन आज भी अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगी, वहाँ भी मिडिल क्लास फैमिलीज कमाने वाली हैं, वहाँ भी ऐसे मध्यवर्गीय परिवार हैं जहाँ पर आज भी एटीएम जो है बंद मिलते हैं। आप गांव में चली जाइए, आप छोटे शहरों में चली जाइए, आप जाके पूछेंगे कि भैया कार्ड स्वैप हो जाएगा, वहाँ कार्ड स्वैप नहीं होता। जो कैशलेस इंडिया की जो बात कही गई थी, डिजिटल इंडिया की जो बात कही गई थी, वो अभी उस तरीके से साकार नहीं हो पाया है। एक तरफ जो कांग्रेस है वो कह रही है कि वो मनरेगा में 150 दिनों के रोजगार देगी, वहीं दूसरी तरफ एफडी लाने की भी बात कही जा रही है और उसके द्वारा तो लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। इससे कितना फायदा हो सकेगा और क्या नुकसान होगा अगर होगा तो? देखिए, नुकसान सीधे तौर पर ये होगा कि आप जब एफडीआई ले आएंगे और उसके बाद जाहिर तौर पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो दाल चीनी जो भी रेट है वो कम लाने की अगर बात होगी, कम रेट पर आपको मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान ये है कि 5 साल बाद यही कंपनियां आपसे ही वसूलेंगी और उसके बाद जो छोटे बेचारे किसान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे किराना स्टोर के मालिक हैं, फिर वो कहाँ से लाएंगे, वो सामान कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो आप उनका ही रोजगार खत्म कर देंगे एफडीआई लाके। दूसरी बात क्या है, यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही कांग्रेस पार्टी थी, दोनों फिर यहीं पर वही बात यहाँ लागू हो जाएगी। 5-5 हजार में उस मॉल हो या फिर कोई भी ऐसी संस्थान जो खुलेगा उसके तहत, तो उसमें लोगों की सैलरी कितनी होती है? 5,000, 10,000। बिल्कुल। जो ऊपरी पायदान पे होते हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर हम निचले स्तर के लोगों की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, तो सैलरी बहुत कम होती है। ऐसे में कैसे गुजारा होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जब जियो आया था, शशि जी, जब जियो आया था उस दौरान अनलिमिटेड इंटरनेट लोगों को मिल रहा था। हमारे देश में वो क्रांति थी, ठीक है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भैया जो नोटबंदी का पैसा है उसको ब्लैक को वाइट करने के लिए जियो पूरा पैसा जो है जियो में लग गया था। अब कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन जब जियो आया था उस टाइम आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा था। आज आप इंटरनेट प्लान कैसे लेती हैं? या तो महीने के हिसाब से, या तो 500 रुपये कम से कम मिनिमम रेट है। चाहे पहले लॉलीपॉप दिखाया जाता है और उसके बाद फिर वही होता है, कॉलिंग आपकी फ्री हो गई है जी। लोगों को जो है बिल्कुल ढाक के 3 बात वाली बात है। लोगों के जहन में जो ये बात थी कि नहीं भैया जियो हमारे लिए क्रांति आई, लेकिन आज भी आप 500 रुपये दे रहे हैं 3 महीने का, क्योंकि पहले आपने अनलिमिटेड मज़ा तो ले लिया। सेम वही एफडीआई के लिए भी है कि आपको कम रेट पे सामान मिलेगा, आपका परिवार चल जाएगा। लेकिन 5 साल बाद उसी परिवार को अगर मंदी का सामना करना पड़ गया, उसके बाद एकदम से कंपनियों ने मनमर्जी रेट बढ़ा दिए, जैसे जियो ने बढ़ाए। जियो तो फ्री सर्विस दी उन्होंने, उसके बाद 500 रुपये रेट कर दिया ना। अगर उसके बाद इन कंपनीज ने मनमर्जी रेट बढ़ा दिए तो फिर सरकार क्या करेगी? फिर सरकार कहेगी कि भैया 2024 चुनाव का वेट करो, 2024 में हम नया मैनिफेस्टो लाएंगे और उसके बाद हम लोगों का विकास करेंगे। इसमें छला कौन जा रहा है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें हम, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में
में जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी जो स्थिति आप देख रहे हैं, पत्थरबाजों का जो वहाँ पर खौफ बना हुआ है, इस हिसाब से धारा 370 को ख़त्म करने की बात कह रहे थे और 35A को, तो इससे क्या फ़ायदा हो पाएगा, क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? बीजेपी तो लगातार इस तरह की बातें कर रही है। हालांकि जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि धारा 370 और 35A को ख़त्म करो तो हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हर जगह आप किसी भी स्टेट में जाएंगे थोड़ा सा रोज़गार की प्रॉब्लम है और लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी धारा ख़त्म करें या नहीं करें, जब तक आपका युवा वर्ग नहीं समझेगा आपकी बात को, आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब एयर स्ट्राइक हुई थी और या फिर जब पुलवामा हमला हुआ था तो कश्मीरी छात्रों को हीन भावना की नज़रों से देखा जा रहा था। कई स्टेट्स में इस तरह की चीज़ें आई हैं। जब ये चीज़ें पड़ती हैं लोगों के जहन में, ये चीज़ें जब लोगों के दिमाग में आती हैं, तो वो समय होता है युवा वर्ग जब अपने दिमाग से भटकता है। क्योंकि जब इन सारी चीज़ों में जब हावी होती हैं दिमाग में, तो फिर यहाँ पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और इन लोगों को कन्विंस करती हैं कि भैया आप हमारे साथ आइए, हम आपको पैसा देंगे और आपके परिवार को पालेंगे। ये चीज़ें ख़त्म करने की बात आखिर क्यों नहीं करती सरकार? क्यों नहीं वहाँ के युवा लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है? क्यों नहीं वहाँ पर अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन सकती हैं? ये सरकार का भी काम है। मैं अभी 2 साल पहले कश्मीर होकर आया था, मेरी बात हुई वहाँ पर सोनमर्ग के जो लोग हैं, वो लोग भी जंग और वो नहीं चाहते, वो लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में रहें। उन्होंने एक बात सीधी कही, वो भी राजनीति के शिकार हो रहे हैं और बिल्कुल, बेहतर तरीके से उन्हें वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनके पास रोजगार ही नहीं है। मैडम, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती है, पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी टेंशन बढ़ती चली जा रही है, लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। और सीधी बात है कि वहाँ पर टूरिज्म एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोगों को जो लोगों का रोजगार चलता है। सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं है। जब लोग नहीं जाएंगे तो टूरिज्म नहीं चलेगा और उसके बाद अगर उनको जो पैसा देगा अपना पेट पालने के लिए तो लोग करते हैं, लेकिन गलत रास्ता चुनेंगे तो ये बात गलत है। आपको लोगों को समझाना पड़ेगा और ये काम है लोकल नेताओं का, ये काम है राजनीतिक दलों का, ये काम है कि भैया मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप मेरी बात सुने और फिर मैं आपकी बात जो है संविधान के सामने रखूंगा या फिर लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन बातें ये भी निकल कर सामने आ रही है, अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, चूँकि सभी जानते हैं और इतिहास गवाह है कि लंबे अरसे से बीजेपी और कांग्रेस जो है आर पार की राजनीति में नजर आती रही है और ऐसा है भी, तभी तो पक्ष और विपक्ष बना है जी। लेकिन लंबे समय से कांग्रेस ने राज किया है, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई है, या फिर वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, या फिर जो बीजेपी है वो सही तरीके से लोगों की तकलीफों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है? ज़मीनी स्तर पर क्या होना चाहिए? देखिए, ज़मीनी स्तर पर सबसे बड़ी बात है शशि जी कि हर जगह के मुद्दे अलग होते हैं और ज़मीनी हकीकत ये है कि लोगों को जो रोज़गार की जो बातें हैं, उनको अपने परिवार के लालन पोषण की बातें हैं, सबसे अहम मुद्दा यही होता है। सबसे बेसिक नीड यही होती है कि उनके पास खाने के लिए रोटी है या नहीं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा है या नहीं, उनके घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद फिर आप अपने देश के मुद्दों की बात करते हैं। तो कम से कम ज़मीनी हकीकत में अब इन पार्टियों को जाना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर वहाँ के मुद्दे क्या है। शिवराज सिंह चौहान को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में फ़र्क ये है कि लोकल मुद्दे और बड़े मुद्दे, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और नेशनल मुद्दा अब एक अलग चरम पर चला जाता है। तो यहाँ पर आपकी ज़रूरी है कि आप अपने मुद्दों को समझो और ये काम लोगों का है कि आपके लिए क्या आज जो आपकी तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया गया है क्या वो सही है, वरना आपके पास ऑप्शन है नोटा का। अगर आप नोटा का बटन दबाएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी मुझे जिता सकता है, और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ये बात तो तय हो गई है कि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। बिल्कुल। अब जनता भी जाग चुकी है और ऐसे में बड़ा सवाल है कि जनता हर बार की तरह इस बार भी तैयार है, पिछली बार जो हुआ वो दोहराया ना जाए। और कांग्रेस भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बीजेपी की कई सीटों पर अब कांग्रेस की दावेदारी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी का भी राह आसान नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों को सोचना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभिलाष, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस बेहतरपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। ये हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे थे, मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। मुद्दा ये है कि राजनीतिक दल क्या हमें छल रहे हैं, जो आम जनता है क्या वो छली जा रही है, ये तमाम मुद्दे हैं। और आप जनता हैं, जागरूक हैं, खुद सोचिए, समझिए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक वोट जरूरी है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।